नमस्कार साथियों, ये क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नेशनलिज्म इन यूरोप। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये 3rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो पहले की 2 वीडियो में हम लोग फ्रेडरिक सोरियो का जो यूटोपियन विज़न है उसको डिस्कस किया था हमने, और सेकंड वीडियो में हमने अर्नेस्ट रेनन का नेशन स्टेट को लेके क्या विचार है उसको डिस्कस किया था। ये 3rd वीडियो है, इसमें हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से जो नेशन का आइडिया है, ठीक है, उसको फैलाने में हेल्प करता है। तो साथियों, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होता है फ्रांस के अंदर, ठीक है। और इसका बड़ा चेंज क्या निकला कि भाई इसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो डिक्टेटरशिप थी लुइस 16 की, वो ख़त्म हो जाती है, और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या नेशनल असेंबली बनती है, जो कि वहाँ फ्रांस का संविधान लिखती है, जिसमें लोगों को जो है अधिकार दिए जाते हैं। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन की रेलिवेंसी क्या है, क्यों हम इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने नेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म जो था 19th सेंचुरी के टाइम में, उसकी वजह से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन या क्रिएशन होता है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई, नेशनलिज्म ये जो एक आइडियोलॉजी है ये कहाँ से आई। तो साथियों, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, साथ में उसका इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, सबसे पहली अभिव्यक्ति होती है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका वो लोगों के सामने, या ये कहें कि फ्रांस के लोगों ने राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका परिचय दिया 1789 में, और ये हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म को लेके। तो ये एक रेलिवेंसी होगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको फैलाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में जो मोनार्की थी, यानी जो राजशाही थी, वो ख़त्म होती है, और जो पावर है वो राजा के हाथ से निकल के किसके पास चली जाती है, तो नेशनल असेंबली के पास चली जाती है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसकी वजह से होता क्या है, तो इसकी वजह से जो संप्रभुता है या जो शक्ति है या जो पावर है वो राजशाही के हाथ से निकल के फ्रेंच सिटीज़न, फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ जाती है। तो ये एक दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। साथियों, कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान, और कॉमननेस, साझापन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके ऊपर अर्नेस्ट रेनन ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि भी किसी भी राष्ट्र के जो लोग हैं वो उसकी सामाजिक पूंजी होते हैं, लेकिन उन लोगों की विशेषता क्या है, उनकी विशेषता है कि उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, उन लोगों का कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा, उन लोगों का कलेक्टिव विल होगा, उन लोगों का कलेक्टिव डिज़ायर होगा किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो उस कलेक्टिव आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस के लोगों के बीच में सामूहिक पहचान को उजागर करने का काम किया था, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति होती है 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से सत्ता या संप्रभुता राजशाही यानी राजा के हाथ से निकल के वहाँ रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले लोगों के हाथ में आ जाती है, सारी की सारी संप्रभुता है, सारी की सारी शक्ति। और तीसरी चीज़ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यानी फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान के भाव को पैदा किया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इसको हम देखते हैं कि ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन
होने के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान या उसके बाद ऐसा क्या होता है कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। फ्रांस की बात कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। सो पहली चीज़, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए। ठीक है, ला पैट्रिए एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड यानी पितृभूमि। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए एंड ली सिटोइन। सिटोइन भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि सिटीजन को, फ्रांस में सिटीजन को सिटोइन कहा जाता था। सो द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए एंड ली सिटोइन एम्फसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ये दो विचार, पितृभूमि यानी फादरलैंड और नागरिक, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और इन दोनों विचारों ने किस चीज़ के ऊपर जोर दिया था? तो इन दोनों विचारों ने जोर दिया था सामूहिक या एकबद्ध समुदाय के ऊपर। और ये एक ऐसा समुदाय था जिसमें सभी लोगों के पास में समान अधिकार थे जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनके संविधान ने उनको दिए थे। तो ये जो पहला पॉइंट है ये हमारे सामने इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस फ्रांस के अंदर डेवलप कैसे हुई। तो ऐसे हुई भैया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में एक संविधान बना। उस संविधान ने वहाँ रहने वाले लोगों को इक्वल राइट्स दिए। ठीक है, लोग इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार को एंजॉय कर रहे थे और लोगों के मन में अपने फादरलैंड, अपनी पितृभूमि के प्रति प्रेम और भाव को जगाया, यानी राष्ट्र के प्रति जो लॉयल्टी है, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए भावों को जगाया और वहाँ रहने वाले लोगों को नागरिक की संज्ञा दी। ये सारे के सारे काम कौन करता है? फ्रांस का संविधान करता है। ठीक है, और फ्रांस का संविधान कैसे आया? तो भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया। दूसरी चीज़, फ्रांस के अंदर पहले लुई 16 का शासन था, तो यानी मोनार्कियल रूल था, राजशाही थी। ठीक है, तो उस राजशाही का अपना एक अलग फ्लैग हुआ करता था। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तो राजशाही तो खत्म होगी, तो राजशाही से जुड़े हुए सारे के सारे प्रतीकों को, सारे के सारे सिंबल्स को हटा दिया गया। तो राजा का जो झंडा था उसे हटा दिया गया और एक ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। एक तिरंगा झंडा, नया तिरंगा झंडा जो है वो फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और पुराने राजशाही फ्लैग को, पुराने राजा के ध्वज को हटा दिया गया। ठीक है, तो जो रॉयल स्टैंडर्ड जितने थे, जो ऐसे सिंबल थे जो मोनार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए थे, उन सारे के सारे प्रतीकों को, चिन्हों को हटा दिया गया और फ्रांस के अंदर एक नया तिरंगा झंडा लागू किया गया। एक नया जिसको राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा तीसरी चीज़, स्टेट जनरल। तो हमने पढ़ा था क्लास 9th के चैप्टर में, स्टेट जनरल क्या होती थी? तो स्टेट जनरल होती थी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक राजनीतिक संस्था होती थी जिसके अंदर फ्रांस का समाज हमने पढ़ा था 3 स्टेट में बटा हुआ था। तो जो स्टेट जनरल है वो एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसके अंदर तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कि स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया। ठीक है, स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या नाम किया गया? नेशनल असेंबली। पहले स्टेट जनरल कहा जाता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसका नाम बदल के कर दिया गया राष्ट्रीय असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, और इस नेशनल असेंबली के इसके सदस्य कहाँ से आते थे? तो ये जो है ये एक्टिव सिटीजन होते थे जो इलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया और नेशनल असेंबली में जो सदस्य है, उसके नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे वो फ्रांस के जो एक्टिव सिटीजन है उनके द्वारा चुन के भेजे जाते थे। एक्टिव सिटीजन मतलब उस दौर में जिन लोगों को राइट टू वोट मिला हुआ था फ्रांस के अंदर। तीसरी चीज़, राष्ट्र के नाम पे नई हाइम्स, ठीक है, नई ओथ्स और ये ली गई। ठीक है, नई कविताएं लिखी गई, नई शपथें ली गई। ये सारे के सारे काम कैसे हो रहे हैं? ये सारे के सारे काम राष्ट्र के नाम पे हो रहे हैं। और जो शहीद थे, जो मार्टियर्स थे, उनका गुणगान किया गया। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हो रहा है कि फ्रांस को आधार मान के कविताएं लिखी जा रही हैं, नई शपथें ली जा रही हैं, नए टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें गुणगान किया जा रहा है, जिसमें अपने राष्ट्र का गुणगान किया जा रहा है। और जो लोग शहीद हुए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, उनका भी गुणगान किया गया या उनका भी महिमा मंडन किया गया फ्रांस के अंदर।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को फ्रांस के अंदर कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांस के अंदर लागू की गई, जिसका काम था फ्रांस की जो पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है उसको देखना। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, समान कानून बनाए गए लोगों के ऊपर लागू करने के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म मतलब एक समान कानून जो है वो बनाए गए और वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर लागू किए गए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने फ्रांस के अंदर जो लोग रह रहे थे उन नागरिकों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को, यानी सामूहिक साझेपन या अपनेपन के भाव को पैदा किया या प्रोत्साहन दिया। तो पहली चीज़ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स दिए गए, और इन राइट्स को कौन एंजॉय कर रहा था? फ्रांस में रहने वाले लोगों की कम्युनिटी, जो कि एकबद्ध थी, यूनाइटेड थी, एक सूत्र में बंधी हुई थी। दूसरी चीज़, पुराने राजशाही फ्लैग को हटा के एक नया ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। पुराना राजशाही जो फ्लैग था वो क्या कर रहा था? वो डिस्पोटिज्म या निरंकुशवाद का प्रतीक था, इसलिए उसको हटा दिया गया और एक नया राष्ट्रीय ध्वज चुना गया जो तिरंगा था। इसके अलावा राजा के दौर में, लुई 16 के दौर में स्टेट जनरल होती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम उस स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसके सदस्यों का चुनाव फ्रांस के जो एक्टिव सिटीजन है, सक्रिय नागरिक हैं, उनके द्वारा किया जाता था। चौथी चीज़, राष्ट्र के नाम पे नई शपथें ली जाती थी, यानी कस्में खाई जाती थी, शपथ ली जाती थी, ठीक है, नई कविताएं लिखी जाती थी। ये सारे के सारे काम राष्ट्र के नाम पे हो रहे हैं। और जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान शहीद हुए या मारे गए, ठीक है, तो उनका महिमा मंडन या उनका गुणगान किया जाता था। पूरे फ्रांस का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और सारे के सारे लोगों के लिए एक समान जो नागरिक कानून है उनको बनाया गया था। इसके अलावा फ्रांस में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, ठीक है, जो आंतरिक शुल्क लगते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया और जितने भी अभी तक लोगों के कर्जे जो ड्यूज पेंडिंग थे, उन सारे के सारे पेंडिंग्स को भी ख़त्म कर दिया गया था। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडोप्टेड, तो मापने के लिए और तोलने के लिए, तोल और माप का भी एक समान मेजरिंग सिस्टम लागू किया गया था। यानी अगर फ्रांस के एक इलाके में कोई चीज़ मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर 100 रुपये में मान लो 10 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, तो फ्रांस के जो सीमावर्ती इलाका होगा उसके अंदर भी 10 रुपये में 1 सेंटीमीटर कपड़ा आएगा। मतलब सेम होगा, जो तोलने की इकाई है, जो मापने की इकाई है, वो पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर एक समान होगी। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया गया था वेइंग और मेजरिंग के लिए। इसके अलावा जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया, क्योंकि अब जो फ्रेंच टेरिटरी थी उसमें बहुत सारे इलाके शामिल थे और वहाँ रहने वाले कई सारे भाषाई ग्रुप थे, ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप कई सारे थे, को सबकी भाषा अलग अलग थी। तो किसी भी राष्ट्र की एक कॉमन लैंग्वेज होती है, इसलिए क्या किया, रीजनल डायलेक्टिक्स को साइड करके फ्रेंच को एक ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रांस की बना दिया गया। तो ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ कि फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। पूरे राष्ट्र की एक कॉमन लैंग्वेज हो गई फ्रेंच भाषा। इसी को बोला जाता था और जैसा बोला जाता था वैसा इसको लिखा जाता था, इसलिए रीजनल डायलेक्टिक्स को डिस्करेज किया गया, ठीक है। आम बोलचाल में लोग अपने रीजनल डायलेक्टिक्स का यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऑफिशियल काम करने के लिए फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन गई। द रेवोल्यूशनरी, अब फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे, फ्रांसीसी क्रांति जो थे क्रांतिकारी थे, उन्होंने फ्रांस के अंदर ही शासन व्यवस्था को बदल के वो रुक नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक संकल्प लिया, ठीक है, और उन्होंने एक घोषणा की कि अब ये उन लोगों का मिशन है कि वो फ्रांस के अलावा जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है, बाकी बचा हुआ यूरोप है, वहाँ के लोगों को भी निरंकुशवाद से छुटकारा दिलवाएंगे और उनको आज़ाद करेंगे। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। रेवोल्यूशनरीज ने क्या घोषणा की कि ये उनका मिशन है, ठीक है, एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन,
जो फ्रांस है उसका ये सौभाग्य है कि अब वो दूसरे लोगों को, यूरोप के दूसरे लोगों को भी निरंकुशवाद से आज़ादी दिलवाएगा। ठीक है, सो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सामने एक चीज़ क्लियर करते हैं कि इसकी वजह से फ्रांस के अंदर ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट होती है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या आया कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म आया। नेशनलिज्म और फ्रांस के अंदर जो पावर है वो राजा के हाथ से निकल के फ्रांस के आम नागरिकों को मिल गई, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक सामूहिक अपनेपन या साझेपन का भाव पैदा हुआ। तो वो कैसे पैदा हुआ, तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं। द आइडिया ऑफ ला बैट्रिए एंड ली सिटोइन, जो कि एम्फेसाइज करता था, किस चीज़ के ऊपर जोर देता था, एकीकृत या एकबद्ध या संगठित समाज की तरफ जो इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। इसके अलावा राजा से जुड़े हुए निरंकुशवाद के सारे प्रतीक हटा दिए, राजा का जो राजशाही ध्वज था उसको भी हटा दिया, और एक नया फ्लैग जो है फ्रांस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट जनरल राजा की टाइम थी, उसका नाम बदल दिया गया और नया नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया। राष्ट्र के नाम पे सप्ते ली गई, नई कहानियाँ लिखी गई, नए किस्से लिखे गए, नई कविताएं लिखी गई, और जो शहीद थे उनका गुणगान किया गया। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, और हुआ क्या, सारे के सारे लोग जो उस टेरिटरी में रह रहे थे उनके लिए एक समान यूनिफॉर्म लॉज, एक समान कानून जो है वो फ्रेम किए गए। इसके अलावा जो जितनी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उनको हटा दिया गया, जितने ड्यूज़ बचे हुए थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तोलने के लिए, मापने के लिए एक समान प्रणाली, एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय भाषाओं को थोड़ा सा डिस्करेज किया गया, और फ्रांस को जो है वो फ्रेंच को जो है फ्रांस की कॉमन एक भाषा बना दिया गया। और इसके अलावा रेवोल्यूशनरीज़ ने कसम खाई कि भाई ये हमारा मिशन है, ये हमारे देश फ्रांस का सौभाग्य है कि हम निरंकुशवाद से यूरोप के दूसरे हिस्सों को भी आज़ाद करवाएं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेपोलियन के सिविल कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो 1804 में आया था। थैंक यू।